से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। पहली टर्म है कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है? एक ऐसा कंट्री या एरिया जो किसी दूसरी कंट्री के पूरी तरह से या पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल में हो और जहां पर उस दूसरी कंट्री के आए हुए सेटलर्स ने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया हो। जैसे कि अंग्रेजों के राज में भारत अंग्रेजों की एक कॉलोनी था। क्यों था? क्योंकि भारत एक दूसरी कंट्री था जिस पर इन अंग्रेज विदेशियों ने आकर सेटलमेंट किया था, जो यहाँ आकर सेटल होने लगे थे। और ये दूसरी कंट्री थी ब्रिटेन, जिसका हमारे ऊपर पूरी तरह से एक पॉलिटिकल कंट्रोल था। तो हम ब्रिटेन की एक कॉलोनी थे। इसके बाद दूसरा शब्द आता है इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा नेशन अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो भी किस तरह से ज्यादा लैंड अपने अंडर लाकर, ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करके। अब चाहे वो लैंड डिप्लोमेसी के द्वारा की जाए, चाहे वो लैंड खरीद कर अपने अंडर लाई जाए, या फिर मिलिट्री पावर का यूज करके, यानी दूसरे देश पे हमला करके उसकी जमीन हड़प ली जाए। ये सभी इंपीरियलिज्म में आता है। और ये जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है ये 1900s के बाद बहुत ज़्यादा जोरों पर थी, जिसमें जो सभी यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करना चाहती थी वर्ल्ड की, और अपने जो एम्पायर्स हैं उनको सब बड़े से बड़ा बनाना चाहती थी। तो वे चाहती थी कि पूरे विश्व में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज बन जाए। तो अगर हम 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में देखें तो नेशनलिज्म अब वो नेशनलिज्म नहीं बन गई थी जो लिबरल नेशनलिस्ट्स के टाइम में थी। यानी अब जो उसकी एक आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था जो हमें फ्रेडरिक सॉरू की पेंटिंग में दिखाई देता था, वैसी राष्ट्रवाद, वैसी नेशनलिज्म अब ये नहीं रह गई थी। ऐसी नेशनलिज्म सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में तो दिखी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब ये एक नैरो क्रीड की तरह, सिर्फ जो ये नेशनलिज्म का जो राष्ट्रवाद की बात होती थी वो बहुत ही छोटे मायने पर होती थी, जिसकी बहुत ही लिमिटेड एंड्स थे। यानी अब संकीर्णता के साथ नेशनलिज्म को सोचा जाता था, जबकि राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज थी जिसको खुले दिमाग से, खुले विचारों के साथ सोचना चाहिए था। इस समय जो है नेशनलिस्ट ग्रुप्स वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट होने लगे और हमेशा युद्ध पर रहने के लिए तैयार रहने लगे। यानी इस समय के जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं वे पुराने लिबरल नेशनलिस्ट्स की तरफ फ्रेटर्निटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते थे। ये बेसिकली डिसइंटीग्रेशन या टूटने की बात करते थे, और जहाँ भी इनको लगता था कि हम एक कॉमन कल्चर, हमारा एक कॉमन कल्चर है, तो बस ये अपने करंट एम्पायर से या करंट देश से अलग हो जाना चाहते थे, उससे टूट जाना चाहते थे। जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी वो भी अब यूरोप के जो लोग थे उनकी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस के साथ खेल रही थी, उनको मैनिपुलेट कर रही थी ताकि वो अपने जो इंपीरियलिस्ट मकसद है उनको पूरा कर सके। बेसिकली होता क्या था कि यूरोप के दूसरे हिस्सों में वहां पर राष्ट्रवाद के नाम पर टूट करवा दो, लड़ाई करवा दो, जिससे कि वो एरिया दूसरे एम्पायर से या दूसरी पावर से अलग हो जाए, और उसके बाद जब वो एरिया अलग हो गया तो उसको मैनिपुलेट करो, उस पर अपना डोमिनेशन स्थापित कर लो। ये एक नया तरीका यूरोपियन पावर्स ने निकाला था नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस के साथ खेलने का। इनमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी नेशनलिस्ट टेंशन की यूरोप में, वो 1871 के बाद देखने को मिली बल्कन नाम के एरिया में। अभी बल्कन नाम का एरिया आज अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकली और एथनिकली इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। यानी इसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। और बल्कन के एरिया में आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो आदि आते थे। और इस एरिया के इनहैबिटेंट्स को या इस एरिया के रहने वाले लोगों को हम स्लेव्स कहते थे। तो सबसे पहले मैप के द्वारा इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मैप है और यहाँ पर ये हमारा ऑटोमन एम्पायर है। यहाँ पर आपको शब्द दिख रहा होगा बल्कन्स। तो ये बल्कन्स का जो अधिकतर एरिया था वो हमारे ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रिया हंगरी के साउथ का हिस्सा भी इसमें आता था।
तो यहाँ पर हम अगर आज का ये मॉडर्न मैप देखें तो ये सारा एरिया ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो आज का रोमेनिया, बुल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस और स्लोवेनिया, ये सभी जो हैं ये हमारे बल्कन एरिया में ही आते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सारा एरिया है यहाँ पर, ये सारा बल्कन एरिया ही है। तो दोस्तों उस समय ये हुआ कि एक जो बहुत बड़ा हिस्सा था बल्कन्स का वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, जैसा कि मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ। तो जैसे जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज बढ़ते चले गए बल्कन्स में, वैसे वैसे ऑटोमन एम्पायर टूटता चला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर जो इतना बड़ा हुआ एक समय में हुआ करता था, वो आज कितने सारे देशों में बढ़ चुका है। तो उस समय ये डिसइंटीग्रेट हो रहा था, ये ऑटोमन एम्पायर जो इतने सालों से जुड़ा हुआ था ये टूट रहा था, और ये चीज इस एरिया को विस्फोटक बना रही थी, बहुत ही ज्यादा घातक बना रही थी। तो पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान ऑटोमन एम्पायर अपने आप को काफी शक्तिशाली किया, वो काफी मॉडर्न हुआ, उसमें काफी इंटरनली रिफॉर्म्स भी हुए, चेंजेस भी हुए, लेकिन कुछ ज्यादा सक्सेस हाथ नहीं लग पाई। यानी वो अपने आप को फिर भी बचाने में नाकामयाब रहा, क्योंकि एक एक करके जो भी उसकी यूरोपियन नेशनैलिटीज थी वो उससे टूट रही थी, उसके कंट्रोल के बाहर जा रही थी और अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर रही थी। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, तो मुस्लिम नेशनैलिटीज तो उससे जुड़ी रही, लेकिन जो बाकी यूरोपियन नेशनैलिटीज थी वो उससे धीरे धीरे टूटने लगी। बल्कन लोग अपनी इंडिपेंडेंस या अपनी आज़ादी के लिए जो क्लेम रखते थे या अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो क्लेम रखते थे वो हिस्ट्री के आधार पर रखते थे। उनका कहना यह था कि एक समय था जब वे इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में इन फॉरेन पावर्स ने आकर उनको गुलाम बना लिया या उनको अधिग्रहित कर लिया, ऐसा इन बल्कन लोगों का कहना था। यहाँ पर फॉरेन पावर्स ऑटोमन एम्पायर के रूलर्स को कहा गया है या मुस्लिम इन्वेडर्स को कहा गया है। तो जो रेबिलियस नेशनैलिटीज थी बल्कन्स की, ये ऐसे सोचती थी कि जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली ये अपनी उस खोई हुई आज़ादी को पाने के लिए ही लड़ रहे हैं, ऐसा इनका मानना था। अब इस बल्कन प्रॉब्लम का हुआ क्या, जैसे जैसे अलग अलग स्लेविक नेशनैलिटीज जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए लड़ती रही और अपनी आज़ादी के लिए लड़ती रही, ऐसे ऐसे बल्कन एरिया जो है वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का यानी बहुत गहरे झगड़े का एरिया बन गया था। देखिए जो छोटे छोटे स्टेट्स ये बन रहे थे ऑटोमन एम्पायर से टूट कर, ये आपस में एक दूसरे से जलते थे और हर एरिया जो है दूसरे से ज़्यादा टेरिटरी चाहता था, तो इसलिए आपस में ये स्टेट्स लड़ते रहते थे। और मैटर्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बल्कन में तब हो गए जब ये बिग पावर राइवलरी का हिस्सा बन गया, क्योंकि ये चारों ओर से बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी आदि से घिरा हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, जो यूरोपियन पावर्स थी बड़ी बड़ी, उनमें ट्रेड और कॉलोनीज को लेके पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर चल रहा हो चाहे वो नेवी के लेवल पर चल रहा हो। सभी बड़ी पावर्स चाहती थी कि उनकी दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज हो और उनकी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसीलिए हर कोई एक दूसरी पावर को काउंटर करने में लगा रहता था। वो ये नहीं चाहता था कि बल्कन पे किसी भी एक बड़ी पावर का दबदबा बन पाए। तो इसीलिए कोई भी पावर जैसे रशिया हो गई, जर्मनी हो गई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये एक दूसरे की काट में लगे रहते थे ताकि अपना जो कंट्रोल है वो एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसी के चलते काफ़ी सारे इस एरिया में युद्ध हुए और अल्टीमेटली यही छोटी छोटी लड़ाई झगड़े अंत में दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ बनी तो हमने जाना कि 1914 में यूरोप डिजास्टर की ओर बढ़ चला, लेकिन उसी समय दूसरी कंट्रीज भी थी जो कि कॉलोनाइज्ड थी यूरोपियन पावर्स द्वारा 19वीं सेंचुरी में, वे अब इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगी थी। ये जो कॉलोनीज का सिस्टम था ये उसको अपोज करने लगी थी। तो ये जो दुनिया भर में एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स डेवलप हो रहे थे ये भी अपने आप में नेशनलिस्ट थे। किस सेंस में, क्योंकि ये सभी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि भारत ही है। तो भारत में हम छोटे छोटे राजाओं में बटे हुए थे, लेकिन
बाद में जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी तो हमने देखा कि हमारा एक कॉमन लक्ष्य है, वो है इंपीरियलिज्म को ख़त्म करना। यूरोपियन आइडियाज़ जो थे नेशनलिज्म के, वो उसी रूप में रेप्लिकेट नहीं हो रहे थे, बल्कि हर जगह अगर आप विश्व में देखते तो नेशनलिज्म की अपने ही रूप में एक अपनी ही वैरायटी देखने को मिल रही थी। यानी यूरोप के राष्ट्रवाद को आप भारत के राष्ट्रवाद के साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि अब ये सभी मानने लगे थे कि सोसाइटी जो है वो राष्ट्र के रूप में ही ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और ये जो आइडिया है अब इसको नेचुरल लेवल पर और यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाने लगा। यानी